बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने 11th केमिस्ट्री के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी जौहर की साख को। ठीक है, अब जौहर की साख के बारे में अब तक के जो बातें हमने देखी वो ये कि अलग अलग साइंटिस्ट के दिए हुए एटम के मॉडल के बारे में बात आ रही थी सिलसिलेवार। हमने थॉमसन का एटॉमिक मॉडल देखा। जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था, इसने अपने मॉडल के बारे में बात बताई कि ये तरबूज के जैसा होता है, तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल इसको कहा जाता। फिर आया रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो रदरफोर्ड का न्यूक्लियाई मॉडल। अब रदरफोर्ड के न्यूक्लियाई मॉडल के बाद में अभी जो मॉडल के ऊपर हम हैं, बस खत्म होने के करीब था, इसकी तकरीबन बातें हम देख चुके थे, कुछ बातें बाकी। बोहर का मॉडल। बस बोहर के मॉडल की जो अहम बात आपको ध्यान में रखना है वो ये कि हमें ज्यादा बातें बताता है कौन से एटम की, हाइड्रोजन के जौहर के बारे में, जो हाइड्रोजन एटम के बारे में बताता, दूसरों के बारे में ज्यादा बातें नहीं बताता। तो हाइड्रोजन का जौहर या हाइड्रोजन के जैसे जो जवाहर है, मतलब ऐसे एटम जो हाइड्रोजन के जैसे होंगे उनके बारे में ये बात बताता है। अब हाइड्रोजन के जैसे कौन, तो हमने देखा हेलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन आम हालत में होते, लेकिन जब He+ बन जाता, 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता हाइड्रोजन के जैसा हो जाए। तो उसी तरह हमने यहाँ पर इसके ताल्लुक से बातें देखी थी कि ऐसे एटम जिनके पास हाइड्रोजन के जैसे इलेक्ट्रॉन की तादाद हो जाए वो भी बोहर के मॉडल के हिसाब से चलेंगे। अब इसके बाद में अगला वाला जो है इस चैप्टर का आखिरी, सबसे अहम और लेटेस्ट वाला जौहर का मॉडल, एटम का मॉडल, उसको कहा जाता है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। कौन सा मॉडल? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, अब ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता, इसके ताल्लुक से कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनें। ठीक है, इसके तरफ बढ़ने से पहले लेकिन कुछ बातें हम बोहर के मॉडल के ताल्लुक से देख लेंगे, फिर उसके ऊपर हम बढ़ेंगे। तो आ जाइए इधर बोहर के मॉडल की तरफ। अगर आपको याद होगा इससे पहले के लेक्चर में जब हम जमा हुए थे तो हाइड्रोजन एटम के बोहर के नजरिए के बारे में बातें हमने देखी थी। याद है क्या? नहीं ये याद है? ठीक है, तो उसमें हमने ये रेडियस के बारे में देखा था। फिर 1 इलेक्ट्रॉन रखने वाले आयन जो है, जो हाइड्रोजन के जैसे हैं, उनके बारे में जो तमाम बातें थी उनको भी एक के बाद एक हमने देखने की कोशिश की थी। बस यहाँ पर आखिरी के 2 नुकात रह गए थे, इसको देखकर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। कौन से 2 नुकात है? कि 2 मदारों का तवानाई का फसल, फसल मतलब उसका फर्क समझ लें। ठीक है, कि किसी भी 2 मदार अगर है तो उनके दरमियान में तवानाई का जो फर्क रहेगा वो कैसा रहेगा, उसको किस तरह से देखा रहेगा, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा मिसाल के तौर पर ये कोई जौहर है, उसका पहला मदार, कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं इसको? N1 बोलेंगे, लेकिन क्वांटम नंबर का नाम नाम दिया था इसको, जल्दी याद करो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बोलते हैं उसको? हर मर्तबा दोहराने की जरूरत नहीं पड़ना। ये n=1 दूसरा, n=2 तीसरा, n=3। अभी इस तरह से इनका मामला बढ़ते चले जाएगा, ये n1, n2, n3। अब यहां पर देखिए, अगर हम n1 से n2 की तरफ जाते हैं, तवाने में इजाफा होगा या कमी होगी? n2 से n1 की तरफ आते हैं, कमी होगी। तवाने में कमी या ज्यादती हो सकती। तो अब यहां पर देखो, जब कभी कोई एक इलेक्ट्रॉन एक मकाम से दूसरे मकाम की तरफ जाएंगे तो 2 तरीके से ये चीज हो सकती है, या तो नीचे से ऊपर जाएगा या ऊपर से नीचे जाएगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये पहले मुकाम पर था, पहले से कौन से मुकाम पर चले गया? दूसरे मुकाम पर। तो जिस पहले मुकाम पर है उसको कहा रहा था इब्तिदा, और इब्तिदा को अंग्रेजी में कहा रहा था इनिशियल। क्या बोलेंगे? इनिशियल। तो मान लो अगर वो गया n1 से n2 की तरफ, किधर गया बच्चों? n1 से n2 की तरफ। तो यहां याद रखना, जब वो n1 से n2 की तरफ गया तो इब्तिदाई उसका जो था ni, उसको बोला जाएगा 1। ni क्या हो जाएगा उसका? 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इनिशियल का है, जो पहला है जहां से ये निकला, उसको दिया जाएगा नंबर 1। अब निकल के कहां तक क्या पहुंचा? 2। मतलब फाइनल कहां तक पहुंच गया? नंबर 2 तक। तो यहां पर उसका जो nf है उसको क्या लिखा रहेगा? 2। क्या लिखा रहेगा? 2।
अच्छा, अगर बात इसके उल्टी हो, ये है N1, ये है N2, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऊपर था, ऊपर से किधर आ गया, नीचे, बराबर। उसकी तवानाई में कमी हुई है, ज्यादती हुई, कमी हुई, क्योंकि ऊपर से नीचे आया। तो इब्तिदा में कहां पर है भाई बच्चों, Ni क्या हो जाएगा उसका, 2 हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। और आखिर में जहां पर आ गया NF क्या हो जाएगा, 1। बात समझ आई। तो जब कभी एक इलेक्ट्रॉन किसी एक लेवल से अगले लेवल पर जाएगा या ऊपर वाले लेवल से नीचे आएगा, तो उसके जो तवानाई का इखराज उसमें से होता, उसको कैसे पता किया जाता, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा ई। डेल्टा ई मतलब दो जो लेवल हैं उनके दरमियान में तवानाई का फर्क कितना, पहला लेवल दूसरा लेवल, इनिशियल फाइनल या इनिशियल फाइनल, इब्तिदाई आखिरी। तो इन दोनों भी मदारों की तवानाई के बीच में जो फर्क होगा वो कितना होगा, डेल्टा ई से उसको जाहिर करेंगे। मसावी आर एच, आर एच मतलब कितना होता, 2.18 ज़रब 8 की कुव्वत मनफी 18 जूल, सॉरी 10 की कुव्वत मनफी 18 जूल। इसको रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, रिडबर्ग मुस्तकिला, ज़रब 1/n आई की दूसरी, आई मतलब जहां से उसने छलांग मारी, मन 1/n एफ की दूसरी, मतलब जहां तक वो छलांग मारकर पहुंचा। बात समझ आई। तो ये फॉर्मूला अपने पास में है। अब ये फॉर्मूले से कैसा सवाल आपको आ सकता है वो भी देख लें आप। अच्छा, मान लीजिए सवाल में हमको ये पूछा गया है कि कोई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एटम, कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम में कोई इलेक्ट्रॉन था n-2 पर, कहां था, n-2, और n-2 से जंप करके नीचे आ गया, कहां पे आएगा, n1 पर आ जाएगा, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन है, उसके ऊपर n-1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता। इलेक्ट्रॉन यहां पर था n-2 पर, n-2 से कहां गया बच्चों, n-1 पर। तो यहां पर अपने को ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन एटम वो आ गया N2 से N1, और हमको पता करना है जब वो N2 से N1 पर आएगा तो इसके दरमियान में इसकी तवानाई का फर्क कितना हुआ वहां से यहां तक आने में। तो तवानाई का फर्क अगर हमको पता करना है तो उसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। हाँ बोलिए। डेल्टा ई मतलब तवानाई का फर्क मसावी क्या है, आर एच ज़रब 1/, किसकी दूसरी थी, NI की दूसरी कि NF की दूसरी, NI की दूसरी, मनफी 1/NF की दूसरी। ये फॉर्मूला अपने पास में था, देख लियो उसको, ठीक है। ये फॉर्मूला आर एच 1/NI की दूसरी मनफी 1/NF की दूसरी। अब देखो फॉर्मूला तो हमने यहाँ लिख लिया। अब हमको दोनों के दरमियान में तवानाई का फर्क पता करने कितना हुआ जब वो N2 से N1 पर आया। तो देखो N2 N1 अपने पास में है, इब्तिदा में कहां पर था वो, 2 या 1 पर, 2, मतलब Ni कितना हो जाएगा, 2, कहां तक पहुंचा, 1, तो N1 क्या हो जाएगा, NF1 हो गया, बराबर। उसको फॉर्मूले में रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं या नहीं बच्चों, अरे बोलो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आर एच की कीमत 2.18 ज़रब 10 की कुव्वत मनफी 18 लिख लिए, जरा 1/, किसकी दूसरी, NI की दूसरी, NI कितना है, 2, तो 1/2 की दूसरी बटे 1/, NF कहां तक पहुंचाओ, 1 पर, 1/1 की दूसरी। अब इसको हल करना है। अब हल करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैथ की जरूरत, रियाजी की जरूरत हमको पड़ेगी। देख ये 2.18 ज़रब 10 की कुव्वत मनफी 18, ये हो रहा था 1/2 की दूसरी 4 मनफी 1/1, ठीक है। 1/1 मतलब क्या हो रहा था वो, एक ही। अब 1/4, इसको अगर हम यहाँ पे तकसीम करें, किसी को पता है इसमें किस तरह से ज़रब किया जा सकता, सही बात, ठीक है। अब इसके दरमियान में जब कभी तकसीम होंगे तो देखो ये हो रहा था, जब कभी ऐसे कोई चीज हो, A/B मनफी C/D, अलग अलग चीजें। अब मैथ का पार्ट है अपना, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं देख लो। तकसीम को कैसे क्या आता, इसको इस तरह से हल करेंगे, दोनों साथ में जरा आ जाएंगे, A ज़रब D,
मनफी सी ज़रब बी बटे बी ज़रब डी। अब ये मैथ का पार्ट है भाई, उसको थोड़ा सा मैं हल्के में बता दे रहा हूँ, उसको देखते चलो कि इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.18 ज़रब 10 की कुव्वत -18 ज़रब ये आता 1 -4 बटे 4। मतलब ये 1 ज़रब 1 क्या हो जाएगा 1, 4 ज़रब 1 क्या हो जाएगा 4 बटे 4। ठीक है, बात समझ आ गई। बटे 4 कैसे, 4 ज़रब 1 इस तरह से करना होता है कि जब कभी एक कसर अपने पास में है और दूसरी कसर अपने पास में है, उन दोनों को अगर हमको ज़रब करना है तो तिरछी ज़रब की जाती। यहाँ की चीज इससे ज़रब होंगी, यहाँ की चीज उससे ज़रब होंगी। 1 एकन 1, 4 एकन 4, तो 1 -4 ऊपर आ गया बटे में 4 एकन 4, ऐसे यहाँ पर लिखा जाएगा। अब ये चीज हो गई। अगला ये 2.18 ज़रब 10 की कुव्वत -18, 10 की कुव्वत -18 एज इट इज। 1 -4 क्या हो रहा था -3, 1 -4 -3, -3 बटे 4। तो जब कभी हम -3 बटे 4 करते हैं तो -3 बटे 4 कितना होता है भाई, इसको जीरो लगाए सिफर अशारिया। ठीक है, 4 का 4, 4 2 4 4 बोला 4 7 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। ठीक है, यहाँ पे 28 तक पहुंचे, बचा 2। ठीक है, बचा 2 सिफर लगाए। ठीक है, 4 5 20, तो ये आता -0.75। अब आपको क्या करना है, वो 2.18 को उससे जरब देना है। अब जब आप कभी उसको जरब देंगे, जरब देने के बाद में जो कोई भी जवाब आएगा वो जवाब को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एक चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज गौर करने के लायक है, उसको जरा समझो। यहाँ पर हमने जो बनाए थे जौहर, इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया था कि नीचे से ऊपर गया था, बोलो जल्दी। ऊपर से नीचे आया था। अब इसका जो कोई भी जवाब आएगा, मुस्बत में आएगा क्या मनफी में आएगा। देखो अलामत कौन सी है वहां पर, मनफी। तो पूरा जवाब कैसा आएगा, यहाँ पर जवाब आएगा मनफी। तो इससे एक चीज हमको पता चलती है, जब कभी इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा नीचे, कैसे आ रहा वो ऊपर से नीचे, तो जब ऊपर से नीचे आता तो तवाने इखराज करेंगे तो जज्ब करेगा, जल्दी बोलो, इखराज करेगा, करेक्ट। तो उसमें तवाने का क्या हो रहा, इखराज। और जो तवानाई में तब्दीली होंगी उसकी कीमत कैसी आएगी, मनफी में। कैसे आएंगी बच्चों, मनफी में। दूसरी चीज इसी के साथ ये भी ध्यान में रखे कि जब कभी इलेक्ट्रॉन, ये N1 N2 इलेक्ट्रॉन है नीचे और इलेक्ट्रॉन जा रहा नीचे से ऊपर, अभी तवाने का इखराज होगा कि इंजिजाब होगा, तवाने क्या होंगी जज्ब। तो यहां पर हुआ बच्चा तवाने का इंजिजाब। जब कभी तवाने का इंजिजाब होगा, जो तो तवाने का फर्क, तवाने का जो फसल आएगा वो कैसा आएगा यहाँ पर, मुस्बत। कैसा आएगा बच्चों, मुस्बत। जैसा मिसाल के तौर पर, अब आपको ये सवाल दिया हुआ था, सवाल के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए, और ऑप्शन में कुछ वैल्यू मनफी है, कुछ वैल्यू मुस्बत है। तो मुस्बत उसका आंसर कभी नहीं हो सकता, आपने फौरन समझ जाना वो ऑप्शन उसका सही हो सकता है क्या, नहीं। तो उसके लिए ये आखिरी नुक्ता आप अपने जहन में रखें कि डेल्टा ई मतलब तवानाई के अंदर तब्दीली हो रही। तवानाई में तब्दीली कैसे निकाली जाएंगी, ई एफ मनफी ई आई के आखिरी की एनर्जी मनफी पहले की एनर्जी। तो जब कभी इंजिजाब के वक्त इंजिजाब होगा, तवानाई का फसल कैसा आएगा, मुस्बत। और इखराज के वक्त तवानाई का फसल कैसा आएगा, मनफी। तो ये तवानाई का फसल के इलेक्ट्रॉन का एक मकाम से दूसरे मकाम पर पहुंचना, या तो नीचे से ऊपर या तो ऊपर से नीचे। तो जब कभी होगा वहां पे तवानाई का फसल कैसा आने वाला वो आप याद रखें, इस पर सवाल आते हैं। ठीक है, तो हमेशा नीचे से ऊपर गया तवानाई का फर्क मुस्बत आएगा, ऊपर से नीचे आया तवानाई का ये मनफी आएगा। बात समझ आ गई। तो इसको याद रखिए, इतने जो नुकात इसमें थे फॉर्मूले वगैरह के साथ में हाइड्रोजन एटम के बोहर के नजीरे के ताल्लुक से ये आपके सामने मौजूद है। इनको नोट की शक्ल में अपने पास लिखें, स्क्रीनशॉट लेकर इसको महफूज रखें। ठीक है, तमाम बातें। इसमें से अगर कोई नुक्ता आपको नहीं समझाए तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो फौरन हम बात को आगे बढ़ाएंगे।
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की सीमित। ठीक, जैसा अपना मामला है थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर, और कौन सा मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब देखेंगे ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था, इसने जौहर के बारे में बहुत सारी अहम बातें यहाँ पर बताई। बल्कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने एक तरह से जो बिल्कुल साइंस की नई डायरेक्शन के, फिजिक्स के अंदर एक बिल्कुल एक नई ब्रांच खुल गई जिसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता। कि साइंस के अंदर, खासतौर पर फिजिक्स में अंदर अगर हम देखें, हमको ये चीज देखने के लिए मिलती है कि उसको दो दौर के अंदर बांटा जाता है फिजिक्स को। एक है जिसको हम कह सकते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स ये पुराना दौर जिसमें न्यूटन वगैरह के लॉज ऑफ मोशन वगैरह उनके बारे में बात हुआ करती थी। अब देखा यह गया कि जो लॉज ऑफ मोशन है या फिर न्यूटन की बताई हुई बहुत सारी बातें पुरानी फिजिक्स की बातें थी। ऐसा ये अंदाजा था कि जो जौहर का जो बारीक लेवल है, मतलब एकदम मुहिम जर्रा है जौहर, एकदम बारीक, तो उसके अंदर भी इसके तमाम लॉस अमल करते होंगे। मतलब हमारी डे टू डे लाइफ की जो फिजिक्स है वही मामला हमें जौहर के अंदर ही नजर आ रहे होंगे। और साइंसदान इसी बात को समझते हुए पूरे जौहर को स्टडी कर रहे थे, जौहर का मुताला कर रहे थे कि जो फिजिक्स है, जो लॉज ऑफ मोशन है, वही तमाम लॉज जौहर के ऊपर भी अप्लाई होते होंगे। लेकिन वक्त के साथ में फिर जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये पेश हुआ, तो उसमें असल बात ये पेश की गई थी कि जो फिजिक्स के दूसरे लॉज हैं वो जौहर के लेवल के ऊपर अप्लाई ही नहीं होते। कि जौहर का मामला थोड़ा अलग, उसके कुछ अपने अलग लॉ। तो बिल्कुल एक अलग ब्रांच खुल गई साइंस की जिसे क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है, जिसको मॉडर्न फिजिक्स भी हम कह सकते हैं कि जदीद साइंस की एक नई शाख। और इसी शाख में इस कदर तरक्की हुई कि बहुत सारी फिर बातें इससे निकलकर सामने आई। तो कुछ बातें इसी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे। अब जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, दो इंकशाफात के ऊपर ये मुनहसिर है। ये जो दो इंकशाफात हुए, इन दो इंकशाफात के बिना पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पेश किया गया। उनमें जो सबसे पहला इंकशाफ है मादे का दोहरा तर्ज अमल। किसका दोहरा तर्ज अमल बच्चों? मादे का दोहरा तर्ज अमल। इसको जरा रुके यहां पर गौर से सुन कि मादे के दोहरे तर्ज अमल के ताल्लुक से, एक दोहरा तर्ज अमल ये वर्ड आपको सुना सुना मिल दुख रहा हूं। हमने इससे पहले बोहर के मॉडल से पहले पढ़ा था बर्टी मकनातीसी शुआओं का दोहरा तर्ज अमल, याद है आप? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ईएमआर, ये भी दोहरा तर्ज अमल रखती है। जो शुआएं हैं बर्की मकनातीसी शुआएं, एक्सरे, गैमा रे, मरई लाइट मतलब विजिबल लाइट, ठीक है, यूवी वगैरह, तो वो जो शुआएं थी ये दोहरा तर्ज अमल रखती थी। दोहरा तर्ज अमल मतलब ये लहर भी है और जर्रा भी है, मतलब ये वेव भी है और पार्टिकल भी। तो सबसे पहले जो मादे का दोहरा तर्ज अमल, कि मादे का दोहरा तर्ज अमल से मुराद ये कि भैया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो तो दोहरा तर्ज अमल रख ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो मादा है, मादा मतलब मैटर, हम किसके बने हुए? आपको अपने अतराफ में हर जो चीज नजर आ रही है या फिर जो चीज आप महसूस कर रहे हैं नजर नहीं आ रही, हवा, ये भी क्या है? सब मादा है। तो ये बात पेश की गई कि जिस तरह बरक़ी मकनातीसी शुआएं दोहरा तर्ज अमल रखती, मादा भी दोनों तर्ज अमल रखता, वो जर्रा भी है और वो लहर भी है। बात समझ आ गई? इसको ज़हन में रखें। और दूसरा हाइजेनबर्ग का अदम यकीनी का उसूल, वो क्या है उसको हम देखेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं कि मादे का दोहरा तर्ज अमल। किसका दोहरा तर्ज अमल? मादे का। अब मादे का दोहरा तर्ज अमल बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था डी ब्रोगली। क्या नाम था उसका? ब्रोगली। मोगली नहीं आए, जंगल जंगल आग लगी ये पता चला है, वो वाला नहीं, ये ब्रोगली, डी ब्रोगली इसका नाम है। उसने बताया कि मादे के अंदर भी दोहरा तर्ज अमल होता है। मतलब मादा, जिस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में हमने बात की थी, तो ठीक उसी तरह से इसका ये कहना था कि भैया जो मादा है, मादा, ये दाल के ऊपर तरजीह जरूरी है, मादा बोले तो वो नर मादा वाला हो जाता है, ये मादा, ठीक है। तो शुआओं की तरह मादा भी दोहरा तर्ज अमल रखता है, मादा भी लहर है और जर्रा है। बात समझ आई? ये दोनों बात। अब देखो हम भी मादे से बने,
ये पेन भी मादे से बना है, मतलब ये पेन एक लहर भी है और पेन एक पार्टिकल भी है, जर्रा भी है। भाई पार्टिकल नेचर तो हमें नजर आ रहा है कि भाई अपनी जगह पर एक पार्टिकल्स हैं, इसमें तोड़ेंगे तो दिखेंगे पार्टिकल, लेकिन इसमें सिर्फ लहरी किरदार है, हमको नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो डी ब्रॉगली के पास में इसका जवाब ये था कि भाई ये लहर की तरह से भाग रहे नहीं, क्यों? कि जैसे जैसे किसी भी मादे की कमियत बढ़ते चले जाती है, उसका मास बढ़ते चले जाता है, तो उसका जो जर्रे वाली खुसूसियत है, पार्टिकल नेचर बढ़ जाएगा और लहरी नेचर कम हो जाएगा, लेकिन बहुत कम रहेगा, मुकम्मल तौर से खत्म होगा क्या? नहीं। और जैसे जैसे हम किसी भी चीज को बारीक 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 करते चले जाएंगे, तब तक कि जौहर के लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो ज्यादा नजर आने वाला किरदार जो लहरी है वो भी उसका उठ के आएगा, और जो जर्राती किरदार है वो कम होता चले जाएगा। तो ये रिलेशन उसने पेश की थी, उसको भी ध्यान में रखें। तो डी ब्रॉगली था भैया जिसने सबसे पहले बताया, क्या बताया? शुआ की तरह मादा भी दोहरा तर्ज अमल रखता है। ठीक है, अगली बात, फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों तूले मौज और मियारी हरकत दोनों भी रखेंगी। अब देखो बात कहां तक के पहुंची? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी मिसाल है अपनी लाइट। जो कोई भी रेडिएशन है किससे बनी होती है? फोटोन से। किससे बनी होती है? फोटोन से। इसी तरह से हम देखते हैं अगली चीज, मैटर। मैटर मतलब मादा। ठीक है, और मादा किससे बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन है या नहीं उसमें? है या नहीं? बोलो जे बच्चों। ठीक है, ठीक है, जवाब दो। अब डी ब्रॉगली का यहां पर क्या कहने में आ रहा कि चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, मतलब शुआएं हो या मादा हो, ठीक है, इसके अंदर कौन है? फोटोन। इसके अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों भी तरह का नेचर रखते हैं। ठीक है, कौन सा नेचर रखते हैं? ये लहरी नेचर भी रखते हैं, और कौन सा नेचर रखते हैं? जर्रा भी। ये लहर भी है, ये जर्रा भी है। अब देखो, जब कभी हम किसी चीज को कहते हैं कि वो लहर है, तो लहर है कहने का मतलब ये होता है कि इसके पास है तूले मौज। क्या है बच्चों? तूले मौज। और किसी चीज को हम कहते हैं कि वो पार्टिकल है, जर्रा है, तो उसकी अलामत होती है कि उसके पास क्या होना चाहिए? मियारे हरकत, जिसको मोमेंटम कहा जाता है। ठीक है, उसका मियारे हरकत भी है, उसका तूले मौज भी। तो यहां पर डी ब्रॉगली ने कहा था कि चाहे फोटोन हो और चाहे इलेक्ट्रॉन हो। फोटोन मतलब क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन हो मतलब क्या? मादा। इसका लहर भी होंगे, तूले मौज। तूले मौज मतलब वेवलेंथ। बात इससे पहले आ चुकी है, वेवलेंथ क्या रहता वो, और मियारे हरकत उसका मोमेंटम। ठीक है, तो ये दोनों भी उसके अंदर होंगी, मोमेंटम ये होगा, ये भी होगा। ठीक है, और इसके लिए बहुत सारे सबूत वगैरह थे। तो सबसे अहम सबूत था इलेक्ट्रॉन का इंसिराफ। इलेक्ट्रॉन का इंसिराफ। अब इलेक्ट्रॉन देखो एक जर्रा है, एक पार्टिकल, और इंसिराफ ये खुसूसियत है लहर वाली। मतलब इलेक्ट्रॉन एक जर्रा है और किसकी खुसूसियत बता रहा? लहर वाली। मतलब इलेक्ट्रॉन जर्रा पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन हमारे जिसम में है या नहीं? है भी। हम कार्बन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन सारे अनासिर हमारे जिस्म में। जब अनासिर है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तमाम चीजें हमारे जिस्म में, और हमारे जिस्म में जो इलेक्ट्रॉन है ये लहरी किरदार भी बता रहा और ये जर्रा वाला किरदार भी बता रहा। इसका मतलब हमारे जिस्म में भी दोनों भी किरदार मौजूद है, कि इलेक्ट्रॉन है मतलब मादा हमारे जिस्म में जो कोई भी लहर भी है और जर्रा भी है। और इसको बताने के लिए डी ब्रॉगली ने एक मसावत दिया था कि यहां इस मसावत को देखिए, मैं जूम करता हूं। यह अलामत से वाकिफ है? लैम्डा किसके लिए इस्तेमाल होता है इसका? ये मतलब तूले मौज। क्या है ये? तूले मौज, वेवलेंथ। और तूले मौज मतलब कौन सा किरदार होता है? लहरी किरदार। यहां बता चुका हूं ऊपर, तूले मौज लहरी किरदार। मसावी एच। एच ये प्लैंक्स कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू, बटे एम इंटू वी। एम मतलब क्या? कमियत, जरब उसकी वेलोसिटी, उसकी रफ्तार। इसको पी भी लिखा था, एच बटे पी, इस अलामत से भी इसको जाहिर किया था। अभी यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे
मतलब जो कोई भी तूले मौज है, अब इसको समझने के लिए देखो, जो तूले मौज है मतलब बात हो रही किसकी, लहरी किरदार मसावी एच बटे एम बी। एम मतलब होता है मास, मास मतलब कमियत, ये होता है उसका जर्राती किरदार। कौन सा किरदार, जर्राती किरदार के बतौर जर्रा वो किस तरह से यहाँ होगा, जर्राती किरदार। अब देखो बच्चों, जब कभी कोई चीज इस तरह से रिलेशन के अंदर आती कि एक चीज मसावी के दूसरे जानिब हो, शुमार कुनिंदा में बटे के ऊपर, और एक चीज मसावी के अगली जानिब हो मसा और नसब नुमा में, तो इनका ताल्लुक ये होता है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम हो जाएंगी। ठीक है, इधर का बढ़ेगा जर्राती किरदार बढ़ेगा तो लहरी किरदार कम हो जाएंगे, लहरी किरदार बढ़ेगा मतलब जर्रा क्या हो जा रहा, कम होते चलेगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर अगर मास बढ़ता मतलब कमियत, हमारे जिस्मों का वजन कैसा है, बहुत ज्यादा है। जब जिस्म का वजन कमियत अपनी बहुत ज्यादा है, मास मतलब क्या होता है, कमियत। मतलब हमारे जिस्म की कमियत जब बहुत ज्यादा बढ़ती, तो कमियत के बढ़ने की वजह से हमारे जो जिस्मों का जो मैटर का लहरी किरदार क्या हो जाएंगे, कम। अगर कमियत को हम कम करते चले जाए, कम करते चले जाए, कम करते चले जाए, हत्ता कि हम जौहर के लेवल तक पहुंच जाए, तो वहां पर कौन सा किरदार बढ़ जाएगा, लहरी किरदार। ठीक है, तो इस बात को याद रखना कि मसावी की एक तरफ कोई चीज शुमार कुनिंदा में, मसावी की दूसरी तरफ कोई चीज नसब नुमा में, तो इनके दरमियान में माकूस तनासुब होता। माकूस तनासुब होने का मतलब ये कि अगर एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम हो जाए। बात समझ आई। तो सबसे पहले ये बात पेश की डी ब्रोगली ने, मादे का दोहरा तर्ज अमल, इसको जहन में रखें। और जैसे इसके लिए एक मिसाल दी हुई, वो मसावत की मदद से इसको हल किया जा सकता। 0.1 ग्राम कमियत की एक गेंद, क्या कमियत है बच्चों, 0.1 किलोग्राम। मतलब हमको मास दिया गया है कितना, 0.1 किलोग्राम की तूले मौज क्या होंगी जब वो, तूले मौज क्या होंगी हमको पता करना है, मतलब पता क्या करना है हमें, उसका लैम्बडा पता करना है। जब वो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से हरकत कर रही है, मतलब हमको वेलोसिटी भी दे दी 10 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 10 मीटर का फासला तय कर रही कोई गेंद, तो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से अगर है, उसकी कमियत इतनी है, हमें इसको ये पता करना है। तो डी ब्रोगली की मसावत लैम्बडा जो कि पता कर रहे हैं, मसावी एच बटे एम जरब बी। एच कितना होता है उसकी कीमत याद रखना है आपने, यहां से एच मसावी 6.626 जरब 10⁻⁻34 जूल सेकंड उसकी इकाई, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एच की कीमत आ गई। एम बी मतलब एम 0.1, ठीक है, तो 0.1 लिख दिए। फिर इसी तरह से उसकी रफ्तार 10 यहां पर लिख दिए। तो अगर हम देखेंगे 0.1 जरब 10 ये 1 हो जाता, तो इसका मतलब किसी भी चीज के नसब नुमा में 1 है, तो वो चीज का आंसर वही होगा जो शुमार कुनिंदा पर लिखा हुआ है, 6.626 जरब 10 की कुव्वत -34 ही उसका जवाब। तो मतलब हमको कमियत देकर यह पता किया जा सकता कि उसका तूले मौज कितना है, और तूले मौज देकर उसकी कमियत भी पता की जा सकती है। जैसा मिसाल के तौर पर एक और सवाल हम देखते हैं कि एक आसान सा सवाल, आप समझ जाएंगे उसको भी। कोई आदमी है, भारी भरकम आदमी, 1 कुंटल का, कितना, 1 कुंटल मतलब कितने किलोग्राम का, 100 किलोग्राम का, ठीक है। और वो 1 कुंटल का है, तो चलेगा तो फास्ट नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, आहिस्ता आहिस्ता। तो उसकी चलने की रफ्तार भी हमको पता, उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड कितनी है बच्चों, 1 मिनट। इतना वजन का आदमी 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा, आपको पता करना है कि उसका तूले मौज कितना। कैसे पता करेंगे, तूले मौज मसावी, क्या फॉर्मूला, एच बटे एम वी, ठीक है। अब एच कितना होता है, 6.626 जरब 10 की कुव्वत -34 बटे एम कितना है, जल्दी बोलो कितना है एम, देखो और से देखो भाई कितना दिया हुआ है एम,
एम एक है क्या? अंधे हो गए लोग। ठीक है, इधर देखो एम कितना दिया हुआ है, 100 लिखा हुआ है बोर्ड पर। जरब रफ्तार कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब 100 जरब एक कितना होता? कितना? 100 होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो जो 100 है, 100 को लिखा जा सकता है 10 की कुवत 2, ये और आता 6.626 जरा 10 की कुवत -34 बटे 10 की कुवत 2। ऐसे लिखा जा सकता है कि 10 की दूसरी क्या हो जाते हैं 100। या फिर ये लिखने का तरीका था, एक के आगे जितने सिफर 10 के ऊपर उतना अदद लिख दे। एक के आगे कितने सिफर है? 2, तो 10 के ऊपर ये, जैसा जो कोई भी 10 है ये है 10 की कुवत 1, 100 है तो ये हो रहा था 10 की कुवत 2, 1000 है ये हो रहा था 10 की कुवत 3। इसी तरह से बात समझ आ गई। अच्छा एक और चीज देख लो, ये आपको बहुत काम में है। ऐसा 1/10 की कुवत 2 है, 10 की कुवत 2 है नसब नुमा में। इसको अगर हमको ले जाना है शुमार कुनिंदा में तो क्या हो रही है? 10 की कुवत -2। क्या हो जाएगा? 10 की कुवत -2। तो ये हो रहा था 6.62, 6 जरब 10 की कुवत -34 जरब 10 की कुवत -34 और 10 की कुवत 2 ऊपर जाके क्या हो रही है? 10 की कुवत -2। ठीक है, एक और चीज आपने याद रखना है कि अगर अपने पास में 10 की कुवत -2 जरब 10 की कुवत -2, तो उसका हल ये होता कि 10 की कुवत -2 जमा -2 वो रहा था 10 की कुवत -4। मतलब ये जमा हो जाएगा, असल जवाब आ रहा था 6.626 जरब 10 की कुवत -36। ठीक है यार, तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान में रखना है। आपको मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है, प्लैंक कांस्टेंट आपको पता है, आपको तूले मौज पता करना है। तूले मौज पता करने के लिए प्लैंक कांस्टेंट लिखे, मास लिख दिए, उसकी वेलोसिटी लिख दिए, हल करे 10 100 जरब 1 मतलब 100 होगा, उसको 10 की कुवत 2 लिखे, 10 की कुवत 2 नसब नुमा से शुमार कुनिंदा में गया, हल करें, ये जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये बात उसमें आप ध्यान में रखें जो बात बताई डी ब्रॉगली ने। तो ये हो गई थी सबसे पहली बात कि मादे का दोहरा तर्ज अमल क्या होगा। अगली चीज क्या देखनी है? हाइजेनबर्ग का अदम यकीनी का उसूल। हाइजेनबर्ग साइंसदान, और उसने जो उसूल दिया उसको अदम यकीनी का उसूल। अदम यकीन मतलब ऐसी चीज जिसका कोई यकीन है क्या? मतलब कोई ऐसी चीज जो हमें मुकम्मल तौर से पक्की पक्की नहीं मालूम, हम कहेंगे कि ये चीज का जो मामला है वो अदम यकीनी के ऊपर है, हमें नहीं पता कि मामला कैसे होने वाला है। ऐसा हमको इतना पता है कि दिन के बाद रात आती, यकीन इस बात, रात के बाद दोबारा दिन आ जाता, सूरज मशरिक से निकलता। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल सर्टेन होती है, उसको कह देंगे सर्टेन है, मतलब यकीनी बात। लेकिन कुछ चीजें अनसर्टेन होती हैं जिनको यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। ठीक है, या कौन सी चीज कहाँ है। तो जिस तरह से जो अदम यकीनी का उसूल है इसको कहा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नजर आ रहे हैं क्या? ठीक है, ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अदम यकीनी का उसूल। इसके बारे में कुछ बातें जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। वो ये कि जितने भी साइंसदान हैं, जो अलग अलग साइंसदान जौहर के बारे में बात कर रहे, तो देखो जौहर के अंदर तो हमको इतना पता चल गया था कि मरकजा रहता है न्यूक्लियस, बराबर। न्यूक्लियस में कौन रहते? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, असल में जो तमाम इख्तिलाफात हो रहे थे या तमाम चीजें कंफ्यूजन का बायस बन रही थी वो थी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात। और इलेक्ट्रॉन के बारे में हमको दो चीजें पता करना जरूरी थी कि इलेक्ट्रॉन का मुकाम और उसका दुरुस्त मियार हरकत या उसका रफ्तार। दो चीजें, कौन सी दो चीजें हमको पता करने में दुश्वारी आ रही थी? इलेक्ट्रॉन का दुरुस्त मुकाम और दूसरा दुरुस्त मियार हरकत या रफ्तार मान के चलिए। मिसाल के तौर पर जो रदरफोर्ड ने बात बताई कि न्यूक्लियस होता है दरमियान में, इलेक्ट्रॉन एक मदार में है दायरवी हरकत। अब हमने उसको बोल दिया कि एक दायरवी मदार है, इसका मतलब हमने उसका क्या मकाम कर दिया, मकाम हमने फिक्स कर दिया उसका। हमको उसका मकाम पता है कि वो इस मकाम पे या इस मकाम पे।
साथ ही साथ बिल्कुल दुरुस्त मियार हरकत के उसका जो मियार हरकत उसकी रफ्तार वो पता है। उसके अंदर फिर मसले आगे कि भाई इस तरह से बात नहीं हो सकती। तो आगे इसी तरह से अलग अलग साइंस में कोशिश कर रहे थे, कुछ कोशिश फिर बोहर ने कर ली आगे। लेकिन ये जो साइंटिस्ट हाइजेनबर्ग, उसने बोला कि नहीं, ये जो तरीका है वही गलत है कि इलेक्ट्रॉन की दोनों चीजें एक साथ हम पता करने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रॉन का मुकाम भी पता कर लिया जाए और उसकी रफ्तार भी पता कर ली जाए। उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल दुरुस्त मुकाम और बिल्कुल दुरुस्त मियार हरकत एक ही वक्त में पता करना नामुमकिन है, पता नहीं किया जा सकता। जैसे देखो एक मिसाल के ऊपर, कोई जिस्म में हरकत कर रहा हूं, एक रफ्तार से ट्रेवल करो, आप उसकी एक तो रफ्तार पता कर सकते हैं या फिर वो किस जगह पर है वो पता कर सकते हैं। मतलब कोई चीज भाग रही है अभी, तो आप उसकी रफ्तार पता करेंगे। अगर आप उसका मकाम पता करने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जैक्ट है कहाँ, ये चीज भाग रही है, भागते 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 आप बोलेंगे यहाँ पर है, लेकिन आपके बोले तक के तो फिर आगे निकल गए ना, मुकाम पता हुआ क्या? रफ्तार पता हो सकती, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा, एक सेकंड में कितने मीटर का फासला तय कर रहा। बात समझ में आ रही? मतलब अगर हमने रफ्तार पता कर लिए तो मकाम पता कर सकते हैं? नहीं। दूसरी बात, अगर हम उसका मकाम पता कर ले कि जो चीज भाग रही है वो इस जगह पर है, तो मकाम पता हो गया, इसका मतलब वो भाग रही है क्या? नहीं, इसका मतलब रफ्तार हमको पता नहीं चलेगी ना। ऐसा मान लीजिए कोई कुत्ता अगर भाग रहा, ठीक है, तो भागते हुए कुत्ते की रफ्तार आप पता करेंगे, लेकिन आप बोले कुत्ता वहां पर है, लेकिन कुछ देर बाद कुत्ता वहां नहीं रहेगा, क्योंकि किधर निकल देगा आगे, क्योंकि जैसे ही आपने मुकाम को फिक्स किया उसकी रफ्तार से आपके जो है नाता टूट गया। जैसे ही आपने रफ्तार को पता करने की कोशिश की उसके मकाम से नाता आपका टूट गया। तो यही चीज इलेक्ट्रॉन के बारे में भी है कि दुरुस्त मुकाम और बिल्कुल दुरुस्त मियार हरकत दोनों चीजें एक साथ पता की जा सकती है क्या? नहीं। एक बात उसने ये बताई, इसका मतलब दोनों में से कोई एक चीज को हम यकीनी कर सकते, दोनों में से किसी एक चीज को हम सर्टेनिटी के साथ में पता कर सकते। तो और इसीलिए उसने ये जो बात कही थी, इसको कहा जाता है हाइजेनबर्ग का अदम यकीनी का उसूल। क्या कहा जाएगा? हाइजेनबर्ग का अदम यकीनी का उसूल। और इसी मामले को फिर लेकर जो अदम यकीनी का उसूल था, जो बोहर के मॉडल की नाकामी हुई। बोहर के मॉडल की क्या खामियां थी? एक खामी तो ये कि बोहर सिर्फ कौन से जौहर की बात कर रहा, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन के जैसे नजर आने वाले एटम के बारे में बात कर रहा, एक बात ही। फिर दूसरा, बोहर के मॉडल की क्या खामी थी? इलेक्ट्रॉन को चार्ज ज़्यादा जर्रा मानकर इसकी लहर फितरत को नजरअंदाज किया गया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर दोनों भी किरदार है, जर्रा वाला किरदार भी और लहर वाला भी। बोहर ने कौन से किरदार को नजरअंदाज किया? लहर वाले किरदार को उसने नजरअंदाज किया। इसी तरह मदार यानी मखसूस रास्ते की मुकम्मल तारीफ इलेक्ट्रॉन की रफ्तार और मकाम दोनों साथ पता करके ही की जा सकती है। कि बोहर ने क्या बोला था कि मरकज है, मरकज की तरफ क्या है बच्चों? दायरवी मदारी। अब हम मदार अगर पता कर रहे, हमने किसका तायुन कर दिया? मकाम का। और मकाम के साथ साथ रफ्तार का भी तायुन कर दिया, जो कि मुमकिन है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो दोनों को साथ पता कर सकते, जो कि दोनों को साथ पता ही नहीं किया जा सकता, ये प्रॉब्लम हो। फिर इसी तरह से ये ऊपर ये जो बातें थी बोहर के मॉडल में नजरअंदाज बहरहाल की गई। तो बोहर के मॉडल की नाकामी के नतीजे में फिर जो अगला मॉडल है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के ताल्लुक से बस मुंह बात सुन लो, उसको तफसील के साथ अगले लेक्चर में देखेंगे। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो ये बताता कि इलेक्ट्रॉन के बारे में इम्कानी तौर पर हम कह सकते हैं कि यहां हो सकता, यहां है, ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और भी क्या बातें इंशाल्लाह हम उसको देखेंगे अगले लेक्चर में।